इंडोवेट इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है यूरिया फीडिंग। यूरिया फीडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है जितने भी वेटनरी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनमें। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो टॉपिक है यूरिया फीडिंग, इसमें ये पढ़ेंगे कि यूरिया फीडिंग क्यों करवाई जाती है, यूरिया जो है वो किसका स्रोत है, ऐसे कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हैं या अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं जिनको अगर ज़्यादा मात्रा में यूरिया खिला दिया तो वो क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। मीन्स यूरिया टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से जानवर है जिनको यूरिया नहीं खिलाया जाता है। इसके अलावा यूरिया का यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यूरिया क्या है। तो यूरिया जो है वो प्रयोगशाला में बनाया गया या संश्लेषित किया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। तो हम क्या लिखते हैं प्रयोगशाला में, संश्लेषित किया गया कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, यूरिया है। और इसका जो संश्लेषण है वो किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, और साइंटिस्ट का नाम है वूलर। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, वूलर के द्वारा। यदि हम इसका फॉर्मूला देखते हैं यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसके अलावा CO। देखिए, ये जो और जो फॉर्मूला आता है इसका आता है तो NH2CO NH2। ये जो फॉर्मूला है वो है किसका, यूरिया का। अब हम पढ़ेंगे यूरिया जो है वो किस किस में और उपयोग में लिया जाता है। यूरिया के उपयोग हैं जैसे यूरिया कई प्रकार की हाइड्रेटिक जो क्रीम्स हैं उनमें बनाने में काम आता है। यूरिया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में वर्क करता है, उर्वरक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यूरिया नाइट्रोजन का क्या है, एक सस्ता स्रोत है। इसके अलावा यूरिया का उपयोग जो है वो सिगरेट का जो फ्लेवरिंग एजेंट है उसमें भी उपयोग में लिया जाता है। तो हम देखेंगे यूरिया का यूटिलाइजेशन क्या है या यूरिया का उपयोग क्या है। नेक्स्ट देखिए, यूरिया के उपयोग। तो यूरिया के उपयोगों में सबसे पहला जो उपयोग आता है, यूरिया का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, यूरिया का उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में, नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है, या फर्टिलाइजर के रूप में। दूसरा देखिए, यूरिया का जो उपयोग है वो किया जाता है नाइट्रोजन का सस्ता स्रोत प्राप्त हो इसलिए, नाइट्रोजन के सस्ते स्रोत के रूप में। और अनेक प्रकार की रिहाइड्रेटिव क्रीम्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, यूरिया किसका स्रोत है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। अभी हम समझेंगे कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन क्या होते हैं। तो यूरिया किसके स्रोत के रूप में कार्य करता है, NPN के स्रोत के रूप में। नेक्स्ट देखिए, यूरिया जो सिगरेट है, सिगरेट में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है।
इसके अलावा यूरिया का जो उपयोग है वो एक्सप्लोजर के रूप में भी किया जाता है, मतलब विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है, एक्सप्लोजर के रूप में। तो ये क्या हो गई यूरिया के उपयोग। अब हम पढ़ते हैं कि ये मुख्य, ये जो टॉपिक है ये इस लाइन में कवर होता है कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब एनपीएन क्या है। तो एनपीएन के बारे में पढ़ते हैं, एनपीएन क्या है। देखिए, एन जो है, एन का मीन है नॉन, और पी का अर्थ है प्रोटीन, और एन मीन्स होता है नाइट्रोजन। तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ क्या होते हैं, पहले तो ये देखिए। तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा अनुपस्थित होती है, मतलब प्रोटीन अनुपस्थित होती है, ठीक है। और इसके अलावा नाइट्रोजन क्या होती है, उच्च होती है। तो डेफिनेशन क्या बनती है, ऐसे खाद्य पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनमें प्रोटीन की मात्रा शून्य होती है, व नाइट्रोजन की मात्रा उच्च होती है। तो इन जो कंपाउंड्स हैं इनको क्या बोला जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, एनपीएन कहते हैं। तो ये जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन की जो डेफिनेशन बनती है, परिभाषा बनती है, वो क्या बनती है, प्रोटीन की मात्रा कम होगी, बिल्कुल शून्य होगी, और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, उच्च होगी। अब देखिए, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन के रूप में जो काम में लिया जाता है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है यूरिया। तो इसलिए जानवरों में क्या करवाई जाती है, यूरिया फीडिंग भी करवाई जाती है। इसके अलावा यूरिया के अलावा बायूरेट भी काम में लेते हैं, ठीक है, और डाई आइसोनामाइड भी काम में लेते हैं। इसके अलावा एमाइड भी काम में लेते हैं, एमीन्स भी काम में लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, एनपीएन के स्रोत हैं। तो हम लिखते हैं एनपीएन के स्रोत कौन कौन से हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन के स्रोत, द सोर्स ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। देखिए, सबसे पहला जो स्रोत है इसका वो है यूरिया, और सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का सोर्स कौन सा है, यूरिया है, सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एवीएफओ की एग्जाम में कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का स्रोत क्या है, क्या है, यूरिया। इसके अलावा देखिए, दूसरा है बायूरेट, और तीसरा है एमाइड। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे डाई आइसोनामाइड, ये भी काम में लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का वाला कंपाउंड यौगिक कौन सा है, यूरिया है। बायूरेट का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है, कम मात्रा में किया जाता है, जब यूरिया प्रॉपर रूप से मान लीजिए सेंसिंग में आपके नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बायूरेट काम में लेते हैं। और बायूरेट का उपयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि ये जितने भी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है उनमें बायूरेट वो क्या होता है, हाई टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा विषैलापन पाया जाता है, क्योंकि ये लीवर को अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो लीवर को ये क्या करता है, डैमेज करता है। अब हम पढ़ते हैं, अब देखिए यूरिया का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। अ, जैसे मान लीजिए रूमिनेंट जानवर है और नॉन रूमिनेंट जानवर है। तो रूमिनेंट जानवरों को करवाई जाती है यूरिया फीडिंग, जिसमें भी बकरी को नहीं करवाते हैं। तो रूमिनेंट्स जो जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है। तो मान लीजिए यूरिया जो है वो कहाँ कहाँ कन्वर्ट होता है आगे जाकर। तो चूंकि प्रोटीन का पाचन नॉन रूमिनेंट जो जानवर होते हैं उनके अंदर
जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी सहायता से हो जाता है। लेकिन जो रूमिनेंट्स जो जानवर हैं उनमें यही पाचन किसके द्वारा होता है? रूमन में जो पाए जाने वाले माइक्रोब्स के द्वारा। रूमन आप सभी को पता है, जो रूमिनेंट जानवर होते हैं उनमें जो आमाशय है, स्टोमक है, उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। पहला रूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमिज्म। तो इन 4 कंपार्टमेंट में सबसे बड़ा जो कंपार्टमेंट होता है, सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है रूमन, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है रेटिकुलम। अब देखिए किस किस प्रकार डाइजेशन होता है। जैसे ही जानवर ने यूरिया, मतलब यूरिया फीडिंग करवा दी, जैसे यूरिया मिला के कंसंट्रेट में दे दिया, रफीज में दे दिया, तो किस किस प्रकार कन्वर्ट होता है। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जो यूरिया होता है, मतलब हम ये जो टॉपिक है इसमें हम ये पढ़ते हैं कि यूरिया उपयोग में कैसे आता है रूमिनेंट जानवरों को। यूरिया का यूटिलाइजेशन किस प्रकार होता है। सबसे पहले जो यूरिया है, ये यूरिया एक एंजाइम होता है यूरिएज, और वाटर की प्रेजेंसिंग में जो रूमिनेंट जानवर है उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। ये जो रिएक्शंस हैं इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया के साथ साथ और क्या क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो सेकंड जो रिएक्शन होगी इसके अंदर, अब चूंकि घास फूस खा रहा है जानवर या कंसंट्रेट खा रहा है, तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट की क्या होगी? प्राप्ति। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है किस में कन्वर्ट होगी और किसके द्वारा कन्वर्ट होगी? रूमन में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन करने के बाद ये किस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एक तो वोलेटाइल फैटी एसिड्स, जिनको VFA बोला जाता है, ठीक है, जिससे जानवर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती। तो VFA और कीटो एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए थर्ड रिएक्शन होती है इसके अंदर, ये जो कीटो एसिड है, ये कीटो एसिड किसके साथ जुड़ता है? तो कीटो जो एसिड है ये अमोनिया के साथ क्या होता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अमोनिया के साथ ऐड हो जाता है, और वही रूमिनल जो माइक्रोब्स हैं ये इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये कर देते हैं इसको एमिनो एसिड में। ठीक है, मीन्स प्रोटीन। और यूरिया को किसके रूप में दिया जाता है? ताकि जानवर को अतिरिक्त प्रोटीन की क्या हो जाए? प्राप्ति हो जाए। और ये सस्ता स्रोत है, इससे क्या है? पशुपालक को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जितने भी प्रोटीन के जो कंसंट्रेट आते हैं वो क्या आते हैं? बहुत महंगे आते हैं। तो यूरिया क्या है? एक सस्ते स्रोत के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। अब देखिए कीटो एसिड और अमोनिया यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा, उसमें किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें जो अमोनिया है, ठीक है, और यहां पर क्या है? अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का यहाँ क्या होता है? प्रोटियोलाइसिस, मतलब प्रोटीन का यहाँ क्या, प्रोटीन टूटती है और किसकी प्राप्त होती है? माइक्रोबियल प्रोटीन की। किसकी प्राप्त होती है? माइक्रोबियल प्रोटीन। और ये जो माइक्रोबियल जो प्रोटीन है वो आगे जाकर कहाँ अवशोषित होती है? ये देखिए माइक्रोबियल प्रोटीन क्या होती है? माइक्रोबियल प्रोटीन होती है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल
प्रोटीन। माइक्रो वर्ड किसके लिए आता है? सूक्ष्म जीवों के लिए आता है, ठीक है, माइक्रोब्स। तो माइक्रोबियल प्रोटीन किससे प्राप्त होगी? रूमन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव से, जैसे जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, कवक है, फंगस। तो अब देखिए यीस्ट, अब देखिए ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जो अवशोषण होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही जानवर में क्या है? एनर्जी का स्रोत है। इस प्रोटीन का अवशोषण एबओमिज्म, जो कि ट्री स्टोमक है, एबओमिज्म और छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीन्स, तो अगर ऐसे पूछे कि माइक्रोबियल प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है जानवर में, तो एबोमिज्म में और स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल प्रोटीन का अवशोषण होता है, और यहां से फिर जानवर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो यूरिया कैसे काम करता है, ये आ गया है समझ में। यूरिया कैसे काम करता है? सबसे पहले जानवर ने खाया तो यूरिया यूरिएज एंजाइम और वाटर की प्रेजेंसिंग में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर जो कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट फिर किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट आगे चलकर वोलेटाइल फैटी एसिड्स और कीटो एसिड्स का क्या करता है? निर्माण करता है। थर्ड स्टेप में फिर प्रोटियोलाइसिस होता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है, और फिर ये जो आगे चलकर अमीनो एसिड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइक्रोबियल प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। और माइक्रोबियल जो प्रोटीन है, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। और इसका जो अवशोषण है, इसका अवशोषण कहाँ होता है? एबोमिज्म में और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो जानवर में यूरिया कैसे काम करता है, हमने ये देख लिया। अब देखिए ऐसे कौन कौन से जानवर हैं या जिनको यूरिया फीडिंग नहीं करवाई जाती। तो यूरिया फीडिंग नहीं करवाई जाती है। देखिए जितने भी मोनोगैस्ट्रिक जो एनिमल्स हैं, जैसे कि घोड़ा है, या नॉन रूमिनेट जो एनिमल है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, सुअर है, कुत्ता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है? रूमन प्रेजेंट है नहीं, तो उस वजह से क्या है? इसमें यूरिया फीडिंग नहीं करवाई जाती है। तो हम ये देखते हैं मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स, मोनोगैस्ट्रिक जानवर, जैसे कि घोड़ा, गधा, ठीक है, खच्चर, कुत्ता और सुअर, इनको क्या नहीं करवाई जाती है? यूरिया फीडिंग नहीं करवाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इनके अंदर रूमन प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा, ये जो 6 महीने से छोटा जो बछड़ा होता है, छोटा बछड़ा, या हम काफ जिसको बोलते हैं, तो 6 महीने से छोटे बछड़ा या कोई भी आप जानवर मान सकते हो, ठीक है, तो उसको क्या नहीं करवाई जाती है? यूरिया फीडिंग, क्योंकि उसके अंदर जो रूमन है वो प्रॉपर रूप से क्या नहीं हो पाता है? डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो छोटे बछड़े को यूरिया फीडिंग नहीं करवाते हैं। इसके अलावा देखिए बकरी को भी यूरिया फीडिंग नहीं करवाई जाती है, क्योंकि बकरी के रूमन में पहले से ही अमोनिया की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। और अगर आप बकरी को यूरिया फीडिंग करवाओगे तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बकरी को यूरिया फीडिंग नहीं करवाते हैं। नहीं कराई जाती है। क्यों नहीं करवाई जाती है? क्योंकि रूमन में अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? बकरी के रूमन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? यूरिया के उपयोग पढ़ लिए, फिर यूरिया काम कैसे करता है, ठीक है, और यूरिया फीडिंग कौन कौन से जानवर में नहीं करवाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यूरिया की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं।
ठीक है। यूरिया की जो एनर्जी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बिल्कुल शून्य होती है, जीरो होती है। तो यूरिया की जो एनर्जी वैल्यू, ठीक है, मीन्स जो डायरेक्ट आप अगर यूरिया खिला दोगे तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा बिल्कुल भी। वैसे तो खिलाते नहीं क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा। और इसकी जो एनर्जी वैल्यू मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, जीरो होती है यूरिया की। इसके अलावा देखिए, यूरिया में जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज, उनकी सबकी कमी होती है। तो यूरिया में खनिजों की क्या होती है, कमी होती है। इसके अलावा देखिए, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, सिस्टीन, सिस्टाइनिन और मिथियोनिन, इनकी भी क्या होती है, कमी होती है। तो हम ये देखते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइनिन और मिथियोनिन, इनकी भी क्या होती है, कमी होती है। अब देखिए, हम ये पढ़ते हैं कि जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको आप अगर शामिल करते हैं तो उससे यूरिया की जो यूटिलाइजेशन, जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यूरिया की उपयोगिता पर प्रभाव डालने वाले कारक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ यूटिलिटी पावर ऑफ यूरिया। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर यूरिया के साथ कार्बोहाइड्रेट को, जैसे मोलासेज के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर मोलासेज के साथ दे दिया जाता है यूरिया को मिलाकर, तो यूरिया की जो उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यूटिलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। तो मोलासेज के साथ अगर यूरिया को मिला दिया जाता है तो यूरिया की जो यूटिलाइजेशन पावर है वो बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, यूरिया के कम उपयोग से इसकी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप ज्यादा उपयोग, इसका उपयोग करोगे तो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर आप इसका कम उपयोग करोगे, धीरे धीरे उपयोग करोगे, तो तो लो, अगर कम मात्रा में देते हैं तो इसकी जो यूटिलाइजेशन पावर है, उपयोगिता की जो दर है वो क्या हो जाती है, यहां पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, यूटिलाइजेशन पावर बढ़ रही है। अब देखिए, नेक्स्ट, यूरिया को अगर मिथियोनिन के साथ देते हैं, ठीक, तो मिथियोनिन के साथ देते हैं तो यूरिया की यूटिलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनसे यूरिया की यूटिलाइजेशन पावर बढ़ रही है। अगर नाइट्रोजन और सल्फर, इसको कंटेंट को मिलाकर अगर यूरिया को दिया जाता है, और नाइट्रोजन जो कंसंट्रेट है या भोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात होना चाहिए 10:1। अगर इस हिसाब से दिया जाता है तो यूरिया की उपयोगिता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब देखिए, ये क्या है, मोलासेज। तो हम पढ़ते हैं यूरिया मोलासेज क्या है। तो देखिए, यूरिया मोलासेज को यूरोमल भी कहते हैं, और ये क्या होते हैं, ब्रिक्स के रूप में या ईंटों के रूप में बनाए जाते हैं यूरिया की पूर्ति के लिए। और यूरिया मोलासेज को क्या बोलते हैं, बफेलो चॉकलेट भी कहते हैं। ठीक है, बफेलो चॉकलेट भी इनको कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंपाउंड मिश्रण आता है, किस किस का, जैसे मोलासेज जो होता है इसके अंदर, मोलासेज क्या होता है, सीरा एक तरीके से। तो मोलासेज की जो मात्रा होती है इसके अंदर होती है 45%। ठीक है, यूरिया की मात्रा होती है 15%। ठीक है, इसके अलावा जो मिनरल, जो मिक्सचर होता है, ये मिनरल मिक्सचर की मात्रा होती है 15%। ठीक है, और जो इसके अंदर और क्या क्या मिलाते हैं, बिनोले की खल मिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोडियम बेंटोनाइट मिलाते हैं। इसके अलावा
साल्ट्स मिलाए जाते हैं। इस प्रकार यूरिया मोलासेज का क्या होता है, संगठक होता है, और ये जानवर में क्या करता है, यूरिया की उपयोगिता को बढ़ाता है, ठीक है। और यूरिया की क्या करता है, यूरिया फीडिंग की पूर्ति करता है। यूरिया फीडिंग के रूप में क्या किया लिया जाता है, इसको उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि यूरिया की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। देखिए, और ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, एनडीडीबी के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। एक अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा यूरिया की यूटिलाइजेशन पावर क्या होती है, घट जाती है। जैसे हमेशा जो यूरिया है वो सोयाबीन के साथ नहीं दिया जाता है, जो कच्ची जो सोयाबीन होती है उसके साथ यूरिया नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और यूरिएज एंजाइम का क्या हो जाता है, यहाँ पर उत्पादन हो जाता है, ठीक है। और ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर, ठीक, डीसीपी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा जो होती है 13% से अगर कम होती है तो उनके अंदर यूरिया का उपयोग किया जाता है। अगर ज़्यादा होती है तो फिर उपयोग नहीं करते हैं डाइजेस्टिव डीसीपी की मात्रा। इसके अलावा देखिए, यूरिया जो है रूमन में अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो चूंकि जो जब यूरिया की जो टॉक्सिसिटी होती है तो उस टाइम जो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रूमन में अमोनिया की जो सांद्रता 80 mg पर, तो ये क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए और ऐसे क्या क्या हैं जो, यूरिया क्या है, एक प्रकार का केमिकल फीड एडिटिव है। यूरिया केमिकल फीड एडिटिव के रूप में क्या करता है, वर्क करता है। और देखिए यूरिया केमिकल फीड एडिटिव के रूप में वर्क कर रहा है। इसके अलावा यूरिया क्यों देते हैं, क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। इसके अलावा जो यूरिया है, इस यूरिया को अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए, ठीक है, तो जानवर की क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी होने की संभावनाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो यूरिया टॉक्सिसिटी क्या होती है ये देखिए। आप अगर जानवर को यूरोमल ज़्यादा खिलाते हो, यूरिया मोलासिस ज़्यादा खिलाते हो, तो यूरिया टॉक्सिसिटी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जैसे देखिए, यूरिया टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होता है, आप अगर ज़्यादा मात्रा में एक्सेसिव यूरिया खिलाओगे तो क्या बनेगा, अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है। अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा कहाँ, रूमन में, ठीक। अब अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा तो ये जो अमोनिया का उत्पादन है, अब चूंकि वहां पर रूमन की जो पीएच है, रूमन की पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रूमन की पीएच बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद क्या होता है, देखिए रूमन की पीएच यहाँ पर बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद ये जो यूरिया है, ये यूरिया रूमन की जो दीवार है, ठीक है, रूमन की दीवार को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, रूमन की दीवार से को क्रॉस करके आ जाता है। और कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड के अंदर। कहाँ पहुंचता है, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर पहुंच करके ये जो है अमोनिया, ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होती है, यूरिया की टॉक्सिसिटी होती है। और यूरिया की टॉक्सिसिटी या यूरिया पॉइजनिंग होती है तो उसमें जो जानवर है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। देखिए, जानवर के हाइपर सेलाइवेशन होता है, ठीक है, और सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं यूरिया टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट। देखिए, तो
टॉक्सिसिटी का जो पहला जो इफेक्ट है, ज़्यादा मात्रा में लार का उत्पादन होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपर सेलाइवेशन। हाइपर सेलाइवेशन हो गया। इसके अलावा देखिए और क्या होता है, जानवर को चक्कर आते हैं चारों तरफ, ट्रीमर्स जिनको बोलते हैं। जानवर के आफरा आ जाता है, ब्लोट की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। एटेक्सिया उत्पन्न हो जाता है। श्वास लेने में क्या होती है? परेशानी होती है, जिसको लेबर्ड ब्रीदिंग बोलते हैं। और लेबर्ड ब्रीदिंग हुई तो फिर लास्ट में क्या हो जाता है? एनॉक्सिया हो जाता है, मीन्स दम घुट जाता है, और आधे घंटे से और 2.5 घंटे के बीच क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। एनोक्सिया के कारण क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और ये जो सिम्टम्स का जो क्वेश्चन है, ये गुजरात की एग्जाम, वेटनरी इंस्पेक्टर की जो एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? देखिए, यूरिया फीडिंग पड़ी है, और यूरिया फीडिंग क्यों करवाई जाती है? जाकि जानवर को अतिरिक्त प्रोटीन की पूर्ति हो जाए। यहाँ पर हमने पढ़ा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है वूलर के द्वारा, और ये फॉर्मूला इसका। अब देखिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है, ठीक है। चीफ सोर्स होता है, एनपीएन के स्रोत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इकोनॉमिकल रूप से क्या बनाता है? इफेक्टिव, जो पशुपालक है उसको आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है। सिगरेट में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, एक्सप्लोजर के रूप में ये क्या करता है? वर्क करता है। फिर एनपीएन के बारे में देखा है, प्रोटीन की मात्रा शून्य होती है और नाइट्रोजन की मात्रा उच्च होती है। आप कौन कौन से सब्सटेंस काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ड्राई मैटर होता है यूरिया के अंदर, ड्राई मैटर के हिसाब से 1% के हिसाब से इसको हमेशा उपयोग में लेना चाहिए, ये और ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यूरिया का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, किस किस प्रकार ये कन्वर्ट होता है, हमने ये देखा है। फिर माइक्रोबियल प्रोटीन के बारे में पढ़ा है। फिर पढ़ा है कौन कौन से जानवर को यूरिया फीडिंग नहीं करवाई जाती है, ठीक है। और फिर पढ़ी है हमने यूरिया की विशेषताएं पढ़ी हैं, ठीक है। और फिर यूरिया मोलासेज यूरोमल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और देखिए यूरिया टॉक्सिसिटी कब कहते हैं, और देखिए हमेशा जैसे जनरली जो 360 किलो का जो जानवर है, इस 360 किलो के जानवर को हमेशा 136 ग्राम क्या करवाई जाती है? यूरिया फीडिंग करवाई जाती है, मतलब उसकी उसमें डाला जाता है यूरिया। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये क्या है? यूरिया फीडिंग किस किस प्रकार होती है जानवर में। धन्यवाद।